हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे उप सहसंयोजक यौगिक। इस चैप्टर में हमने जो लास्ट टर्न पर पढ़ा है वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत से हम किस तरह से संकरण निकालते हैं, उसकी चुंबकीय प्रकृति को हम देखते हैं कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो जरा उसी का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एक रिवीजन के रूप में। FeCN6, देखो जरा पिछले टर्न पर क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। FeCN6 और इसको कर दिया मैंने -4। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स आयन आपको गिवन है और इसमें आपको संकरण निकालना है। तो संकरण निकालने के लिए पहले आप ये देखें कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देखा कि यहाँ पर तो 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन है, समन्वय संख्या के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकलेगा। जैसे समन्वय संख्या 2 है तो संकरण sp होगा, समन्वय संख्या 3 है तो संकरण sp2 होगा, समन्वय संख्या 4 है तो sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। इस तरह से समन्वय संख्या मान लीजिए 5 है, 5, तो dsp3 भी हो सकता है और sp3d भी हो सकता है। तो कोई भी संकरण, लेकिन संकरण फिक्स है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, समन्वय संख्या 6, तो संकरण या तो d2sp3, संकरण क्या होगा, या तो d2sp3 या फिर sp3d2। ध्यान रखें संकरण इन दोनों में से कोई एक होगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कि कुछ भी करवा दो सर, वैकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए, खाली कक्षा की तो चाहिए, कोई से भी ले लो, नहीं, संकरण फिक्स है। समन्वय संख्या 6 है तो इन दोनों में से कोई एक संकरण आएगा। बस आपको ये देखना है कि ये जो लिगेंड आ रहा है यहाँ पर, ये कौन से कक्षकों को यूज कर रहा है अपना लोन पेयर देने के लिए, कौन से कक्षकों में लोन पेयर दे रहा है, कहाँ लोन पेयर इसके जा रहे हैं लिगेंड के, बस हमको ये चेक करना है। यानी कि इस सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय धातु परमाणु के पास कौन से रिक्त कक्षक हैं, या ये केंद्रीय धातु परमाणु उस लिगेंड को कौन से रिक्त कक्षक उपलब्ध करवा रहा है, आपको ये चेक करना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका ऑक्सीकरण अंक निकालें, जो कि क्या आएगा +2, Fe+2 स्टेट में है। और इसके बाद आप इसका विन्यास लिखें। Fe का विन्यास होता है 3d6 4s2 4p0 4d0। 3d6 4s2 ये तो आयरन का विन्यास, आगे वाले सारे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, लेकिन ये Fe नहीं है, ये Fe+2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। तो आप भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर मोस्ट शेल से, बाह्यतम कोश से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे s के ये निकल जाएंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें कितने हो गए, 0। इस तरह से Fe+2 का विन्यास बना। अब हमको ये चेक करना है कि ये Fe+2 आयन उस लिगेंड को कितने ऑर्बिटल अवेलेबल करा रहा है। तो पहले आप क्या करें कि ये जो लिखे आपने विन्यास, इनको बॉक्स बना लें और डब्बे बना लें। उस बॉक्स बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर खाली हैं, कितने खाली कक्षक हैं, वो सब। तो मैं पहले 3D के लिए बनाता हूँ। और आप जानते हैं कि जो D उपकोश होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 कक्षक। ये तो बना दिए हमने 3D। उसके बाद मुझे बनाना है 4s, तो आपने लिया ये 4s, तो ये 4s का कक्षक, 4s में s में एक ही कक्षक होता है, ये 4s बना दिया। इसके बाद आपको लेना है 4p, ये आपने ले लिया 4p 1 2 3, p के अंदर 3 कक्षक होते हैं। उसके बाद है d कक्षक, तो आपने फिर ले लिया 4d कक्षक, ये 4d 1 2 3 4 और ये 5, ये है 4d उपकोश। ये सब आपने उपकोश बना दिए। अब आपको इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरने, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही भरते हैं। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इतना करने के बाद आपको देखना है लिगेंड की स्ट्रेंथ, लिगेंड का सामर्थ्य। जो लिगेंड आपको दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, SFL है या WFL है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। आपने यहां देखा
कि जो लिगेंड आपको गिवन है वो साइनाइड है, और साइनाइड जो होता है, साइनाइड आयन यानी कि साइनाइड लिगेंड जो है ये SFL, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकते हैं, युग्मन करा देते हैं n-1d कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का। 3D में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इनका क्या कर देंगे, युग्मन करा सकते हैं। तो जरा आप देखो, मैं युग्मन कराने के बाद इसको फिल करता हूं, मैं वापस से बनाता हूं ये 3D कक्षक, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कक्षक बना दिए। इन 5 कक्षकों में मुझे ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पेयरिंग कराते हुए। तो 1 2 3 4 5 और 6। आपने देखा कि जो 3D कक्षक आपने वापस से बनाया है, रीअरेंजमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो आपने देखा कि 3 कक्षकों में ही 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपके पास ये 2 कक्षक खाली बच गए। अगर ये 2 खाली बच गए तो अब लिगेंड इनको यूज कर सकता है। तो 2 तो ये वाले कक्षक और ये S और 3p मिलकर के कौन सा संकरण हो जाएगा, D2sp3। ये कक्षक यूज होंगे, ये कक्षक उपयोग में आएंगे किसके, साइनाइड के, जिसमें ये लोन पेयर देगा। तो संकरण क्या हो गया, D2sp3। इस तरह से आप संकरण निकालते हैं। ऐसा हमने लास्ट टर्न पर पढ़ा। मान लीजिए लिगेंड वीक होता, दुर्बल होता, तो ये पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग नहीं होती तो आगे वाले कक्षक यूज में होते हैं, तो संकरण क्या हो जाता है, S और P के 3 और D के 2, sp3 D2 संकरण हो जाता। अगर ये वीक लिगेंड होता, ये प्रबल है, इसलिए क्या संकरण बना आपके सामने, D2sp3 संकरण बन करके आया। अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। एक तो संकरण हो गया, दूसरा क्वेश्चन है ज्यामिति। और हम जानते हैं D2sp3 में जो ज्यामिति बनती है वो है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मीन्स अष्टफलकीय ज्यामिति। इसी को वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति भी कहा जाता है। इसके बाद आता है आपके पास कि ये जो कंपाउंड दिया गया है ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है या प्रतिचुंबकीय प्रकृति। इसकी चुंबकीय प्रकृति भी पूछी जाती है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण भी पूछा जाता है। तो अब ये देखें जरा, यहाँ पर देखो जरा कि कोई आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या, ये भी युग्म है, ये भी युग्म है, ये भी युग्म है, और इन खाली कक्षकों में जो लोन पेयर देगा साइनाइड वो भी युग्म के रूप में होंगे, यानी कि यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय होगा ये वाला यौगिक या आयन जो आपको दिया है संकुल आयन। इसके बाद जब कभी भी D पहले वाला यूज होता है, पहले वाले से मतलब है ये वाला D। देखो जरा आप यहां देखना, आपको 2 तरह के D कक्षक दिख रहे हैं, एक है आपके पास 3D और एक है 4D। अगर संकरण में 3D कक्षक भाग ले रहे हैं तो इसको बोला जाता है अंतः कक्षक संकुल, और अगर D बाहर वाला भाग लेता तो फिर हम क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चंस बनते हैं। एक और क्वेश्चन है चक्रण, निम्न चक्रण और उच्च चक्रण। देखो जरा, ये था विन्यास Fe+2 का। मान लीजिए अगर यहां पर होता वीक लिगेंड तो इनकी पेयरिंग नहीं होती, और जब पेयरिंग नहीं होती तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, 4। लेकिन यहां पर लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, इसने युग्मन करा दिया। अब बताओ जरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। यानी कि यहां पर लिगेंड ने युग्मन कराया जिसकी वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो हम इसको बोलेंगे ये निम्न चक्रण संकुल है। कैसा है ये, निम्न चक्रण संकुल। इसको निम्न चक्रण संकुल कहा जाएगा, और पेयरिंग नहीं कराता तो बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस बन करके आते हैं जो कि हमने वीबीटी से किए। अब नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, वो है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। इसमें भी हम इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन वही है, वापस से एक ऐसा ही क्वेश्चन होगा, इसी में यह सब कुछ पूछा जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा तरीका अलग होगा करने का। या यूं बोल दूं कि आगे वाली थ्योरी में देखो जरा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इस थ्योरी में थोड़ा सा चेंज किया। जैसे बीबीटी ने जो बताया हमको उसके अकॉर्डिंग किया, अब हम CFT ने हमको कुछ बताया कि नहीं इस तरह से आप करें, या इस तरह से बॉन्ड बन रहा है इस संकुल आयनों में। तो इसके कुछ पहले तो देखो जरा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, यानी कि वीबीटी की कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसका कलर कैसा होगा, या उसका कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अलग अलग कलर होते हैं।
तो वो कलर क्यों आ रहे हैं, वो रंग क्यों आ रहे हैं, इनका स्पष्टीकरण हमको वीबीटी में नहीं मिलता। संयुक्त बल सिद्धांत में वीबीटी, तो वीबीटी में इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला। और ये जो दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड आपने कैटेगराइज किया कि दुर्बल लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हो रही है, प्रबल आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो वो पेयरिंग करा रहा है, युग्मन करा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रबल लिगेंड आते ही आपको पेयरिंग करानी है, क्यों पेयरिंग हो रही है, उसका कोई कारण नहीं था। हमने सीधा सीधा बस बोल दिया कि अगर प्रबल लिगेंड होगा तो आपको युग्मन कराना है और प्रबल लिगेंड नहीं है तो युग्मन नहीं कराना है। और आपने कई जगह देखा, 2 एग्जाम्पल थे इसमें, आप देखना लास्ट लेक्चर के, जिसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हुए भी हमने युग्मन नहीं कराया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इनका कोई वहां पर रीजन, कोई कारण हमको, कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, जो कि हमको यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र में इस सिद्धांत में हमको मिलने वाला है। उसके बाद संकुल के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करती है। वीबीटी से हम किसी कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे, उसके स्थायित्व को नहीं बता पा रहे कि कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी है, कौन सा संकुल कम स्थायी है और क्यों, उसका कोई कारण हमारे पास नहीं है। इन सभी कारणों के हमको, इन सभी जो अपने कमियां लिखी है, इनके कारण हमको अब इस थ्योरी में मिलने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में। देखो जरा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। ये है सीएफटी के अनुसार केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन को मान लिया एक पॉजिटिव आयन, ठीक है, और धनायन बिंदु, केंद्रीय धातु आयन को क्या माना गया है, धनायन बिंदु। सबसे पहले ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है जो हमने यहाँ लिखा, इंपॉर्टेंट इसके बाद का है क्वेश्चन का तरीका क्या होता है। देखो जरा, केंद्रीय धातु आयन को यहां माना जाता है धनायन बिंदु आवेश, यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट, और जो ऋणायनिक लिगेंड होते हैं उनको मान लिया जाता है ऋणायन। यानी कि हम यूं बोल दें, सीएफटी ने यह कहा है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो तो धनायन है और लिगेंड जो है वो ऋणायन है। इसका मतलब ये हुआ कि सीएफटी जो है वो एक आयनिक बंध पर, यानी कि सीएफटी क्या बता रही है, धातु आयन और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड को डिफाइन कर रही है, एक स्थिर वैद्युत बल को जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन कर रही है। यानी कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एक विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, किस किस के बीच में, धातु आयन और लिगेंड्स के बीच में, ये इस पर आधारित है। तो वापस सुने जरा, सीएफटी ने क्या बोला कि जो केंद्रीय धातु आयन है वो तो एक धनायनिक बिंदु है और जो ऋणायन लिगेंड है वो क्या मान लिया, ऋणायन। लेकिन लिगेंड तो उदासीन भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी ले लें, हम अमोनिया ले लें, अमोनिया जो है एक उदासीन लिगेंड भी है, लेकिन उसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर तो है, और लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कौन सा हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो जो उदासीन लिगेंड है उनको पॉइंट डाइपोल यानी कि बिंदु द्विध्रुव माना गया। यहां पर वापस समझे कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको तो क्या मान लिया, धनायन, और जो लिगेंड है उनको एक आवेश ऋणायन, अगर ऋणायनिक लिगेंड है तो ऋणावेश, और अगर उदासीन लिगेंड है तो बिंदु आवेश मानते हुए ये थ्योरी दी गई है। तो इसके अंदर तो सिर्फ इतना ही याद रखें, पहला पॉइंट क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन धनायन है और जो लिगेंड है उनको ऋणायन या फिर बिंदु आवेश माना गया है, और ऋणायन, लिगेंड और धातु आयन के बीच का आकर्षण स्थिर वैद्युत आकर्षण है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बंध बोला गया है। ये पहला पॉइंट। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दूसरा पॉइंट है, सेकंड। देखो सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा उसको समझो। उससे पहले कि जो डी कक्षक होते हैं, आप जानते हैं डी 3D आपने इससे पहले बनाए डी कक्षक, तो डी कक्षक की पांचों की ऊर्जा समान होती है, इनको बोला जाता है डी जनरेट ऑर्बिटल, समभ्रंश जो है वो कक्षक है, ऊर्जा एक समान होती है। आपने अभी 3D के 5 कक्षक बनाए एक ही ऊर्जा स्तर पर, तो इसमें थ्योरी में कहा गया कि जब लिगेंड आते हैं तो ये पांचों जो डी कक्षक हैं, ये पांचों डी कक्षक की ऊर्जा एक जैसी नहीं रहती। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला सीएफटी के अंदर कि जब लिगेंड आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, केंद्रीय धातु परमाणु है, लिगेंड आ रहे हैं चारों तरफ से, हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की तो 6 लिगेंड आएंगे। तो जब ये लिगेंड आएंगे तो वो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास जो 5 डी कक्षक हैं, 3D के जो 5 डी कक्षक हैं, उनकी ऊर्जाएं एक जैसी नहीं रहती, वो उनकी ऊर्जाएं अलग अलग हो जाती है, उनमें विपाटन, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, ऐसा इसमें बोला गया। क्यों ऐसा बोला गया, जरा सुनो, मुझे एक बात बताना कि जो लिगेंड है, लिगेंड क्या देने के लिए आ रहा है, क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स,
और जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास भी पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो पहले से इलेक्ट्रॉन है केंद्रीय धातु के और जो लोन पेयर लेकर के आ रहा है लिगेंड, उन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण भी यहां पर उपस्थित है। तो जरा एक एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए मैं लेता हूं अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया हमने Fe+2 का, और Fe+2 का आपने ये विन्यास लिखा 1 2 3 4 5, ये 5 कक्षक बनाए। Fe+2 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी आपने क्या किया, ये समान ऊर्जा स्तर पर बना दिया। लेकिन अब आ रहा है लिगेंड, और लिगेंड के पास क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है और ये जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से, इस प्रतिकर्षण की वजह से ये पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा स्तर पर नहीं रह पाते, ये टूट जाते हैं, इनकी ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है, और इसी को बोला जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि यहां पर स्प्लिटिंग हो जाती है। तो देखो जरा, लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड आएगा तब, लिगेंड की उपस्थिति में धातु परमाणु के 5 डी कक्षक एक समान, यानी कि एक समान ऊर्जा का मतलब होता है समभ्रंश अवस्था नहीं रखते हैं, अपनी डीजेनरेसी को लूज कर देते हैं। डीजेनरेसी में समान ऊर्जा स्तर होना, वो नहीं रह पाता है, वो डीजेनरेसी मेंटेन नहीं रह पाती, वो दो भिन्न ऊर्जा स्तर में विपाटित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इसके लिए समझे, पहले तो डी कक्षकों की आप आकृति समझे, उनका ओरिएंटेशन कैसा है वो समझे। डी में 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx²y² और dz²। जानते हैं आप 5 डी कक्षक। ये जो 5 डी कक्षक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, 5 में 3 होते हैं जो जिसकी लोब एक्सिस के बीच में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ऐसे बनाता हूं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। मुझे बताना जरा, मैंने ये जो कक्षक बनाया, ये कक्षक कौन सा है, dxy कक्षक है। कैसा है ये, dxy, यानी कि x अक्ष और y अक्ष के बीच में इनकी लोब आ रही है। तो एक 3 कक्षक तो ऐसे होते हैं जिनकी जो लोब है वो अक्ष के बीच में होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लिया मैंने dxy, ये x अक्ष, ये y अक्ष, और x और y के बीच में लोब आ रही है, उसको बोलते हैं dxy। तो ये हो गया dxy कक्षक। अब मुझे एक बात बताना, मैं एक और कक्षक बनाता हूं यहां पर, ये तो नाभिक हो गया, यहां पर ये मैंने बनाया, x के ऊपर लोब है, इधर y के ऊपर लोब है। तो ये x और y अक्ष पर जो लोब है इसका नाम है dx²y²। यहां पर मैंने 2 कक्षक बना रखे हैं, क्या कौन कौन से, एक बना रखा है dxy और एक बना रहा है dx²y²। यानी कि हम ऐसा बोल दें कि जो d के 5 कक्षक है वो 2 प्रकार के हैं। कुछ कक्षक तो ऐसे होते हैं जिनकी लोब, कुछ कक्षक ऐसे होते हैं जिनकी लोब अक्ष के बीच में होती है। देखो जरा, अक्ष के, ये y अक्ष और ये x अक्ष और ये लोब यहाँ पर है। ऐसे 3 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dxz। x और y के बीच में लोब आ रही है तो dxy, yz के बीच में आ रही है तो dyz, और xz के बीच में आ रही है तो dxz। लेकिन 2 कक्षक ऐसे होते हैं, एक dx²y² और एक dz², जिनकी लोब एक्सिस पर ही होती है। जैसे हमने ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बना रखा है मैंने, ये dx²y² है, ये y अक्ष के ऊपर लोब और ये x अक्ष के ऊपर लोब। तो यहाँ पर 2 तरह के ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह के ये ऑर्बिटल हैं और यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रखा है। इसी को हम एक वीडियो के माध्यम से भी देखते हैं। एक वीडियो हमको एक साइट पर मिला है, वेबसाइट पर, हम उसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। देखो जरा, नेक्स्ट है कि वो जो डी कक्षक है, हम बात करें डी कक्षकों की। डी कक्षक 5 होते हैं, dxy, dyz, dxz कक्षक है। इन कक्षकों में 3 कक्षक की लोब तो कहाँ है, एक्सिस के बीच में, और 2 कक्षक की लोब कहाँ पर है, एक्सिस के ऊपर है। अब जरा पहले आप ये समझें कि जो ऑक्टाहेड्रल बनता है, अष्टफल की संकुल बनता है, वो किस तरह से बन रहा है। मैं यहाँ पर आपको यहाँ बताता हूँ, जरा 3D में देखें। यहाँ पर है केंद्रीय धातु परमाणु, कौन सा है, केंद्रीय धातु आयन जो भी आपका, वो यहाँ पर मेटल धातु, ये बना रहा है अष्टफलक। अष्टफलक बनाता है तो एक जो कक्षक बनता है, एक जो लिगेंड आता है वो x अक्ष से आता है, तो एक लिगेंड y अक्ष से आता है। एक लिगेंड जो होता है x से आ रहा है, दूसरा -x से आ रहा है। एक y से आ रहा है तो एक -y से आ रहा है। एक ऐसे z से आ रहा है तो एक -z से आ रहा है। जरा इसको यहाँ पर समझें कि किस तरह से बनता है ऑक्टाहेड्रल। ये M और ये मैंने बनाया वर्गाकार द्विपिरामिड। इसको बनाते हैं, पहले एक वर्ग बनाया है। एक लिगेंड यहाँ पर है तो एक लिगेंड यहाँ पर सामने, ये L1 और ये L2, ये 2 लिगेंड हो गए। ऐसे आमने सामने आते हैं तो मान लीजिए ये अक्ष +x है तो ये x -x लिख देंगे इसको,
यानी कि x, तो दो लिगेंड x एक्सिस पर आ रहे हैं, इतना समझ में आया। चलिए लिगेंड 3 और लिगेंड 4 ये भी आमने सामने से आ रहे हैं, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लिगेंड प्लस वाई अक्ष से आ रहा है तो एक माइनस वाई से आ रहा है, आमने सामने से आ रहे हैं। यानी कि ये 4 लिगेंड अभी तक मैंने लगा दिए। टोटल कितने लगाने हैं? 6। 4 लिगेंड मैंने लगाए। वापस देखना, यह धातु है, एक इधर से आया, एक सामने से आया, एक इधर से आया तो एक उसके अपोजिट साइड से आया। इस तरह से 4 ने तो क्या बना दिया? वर्ग। तो 4 लिगेंड आगे एक्स और वाई। हम जानते हैं जेड अक्ष ऐसे बाहर की तरफ है, ये जेड अक्ष होगी इसकी, तो जेड अक्ष अगर ये हो गई तो एक लिगेंड यहां से आ रहा है तो एक जैसे इसके पीछे से आ रहा है, तो यानी कि आ तो अक्ष पर ही रहा है, तो अब उसको यहां बना नहीं सकते, तो हमने इसको इस तरह से ये बना दिया। इसको जेड को मैंने ऐसे बना दिया, तो L5 यहां से आ रहा है तो ये L6 यहां से आ रहा है। इस तरह से 6 लिगेंड बने, 6 लिगेंड आ रहे हैं इस ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की ज्यामिति को बनाने के लिए। हम पहले अष्टफलक के लिए पढ़ रहे हैं, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, किसके लिए? अष्टफल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये ऑक्टाहेड्रल हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, ये यहां पर भी बना हुआ है कि एक लिगेंड x से आ रहा है तो एक माइनस x से आ रहा है, एक y से आ रहा है और एक 2 z से आ रहा है। इस तरह से ये अष्टफल की ज्यामिति बनती है। अब देखना जरा, ये जो अब मैं यहां पर बनाता हूं, ये मैंने बनाया कक्षक x और y अक्ष पे, तो ये कौन सा बना? dx² y², और एक बनेगा dz² जो z एक्स के ऊपर होगा। तो जो लिगेंड आते हैं एक्सिस के ऊपर और जो पहले से धातु आयन प्रेजेंट है, उस धातु के जो कक्षक है वो भी वहां उपस्थित है। अब जरा समझना, ये धातु आयन, इसका मैंने बनाया ये dx² y², ऐसे ये dx² y² बना, और लिगेंड आ रहा है इधर x एक्सिस से, एक माइनस x से, एक प्लस y से और एक माइनस y से, और एक और इसमें है dxy कक्षक जो कि लोब के बीच में है, दोनों एक्सिस के बीच में उसकी लोब आ रही है। तो आने वाला जो लिगेंड है, जो लिगेंड आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? अक्ष पर आ रहा है या अक्ष के बीच में आ रहा है? अक्ष पर आ रहा है। तो अब दो तरह के कक्षक उपस्थित हैं, कुछ तो हैं जो अक्ष पर आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अक्ष के बीच में आ रहे हैं। तो ये बताओ जरा कि आने वाला लिगेंड कौन से कक्षकों को डायरेक्ट हिट करेगा, कौन से कक्षकों को ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा? जो उसको 0 डिग्री पर सामने मिल रहे हैं उस पर, या जो बीच में आ रहे हैं उस पर? जो सामने से मिल रहे हैं उसको। यानी कि अष्टफल की ज्यामिति में जो लिगेंड आते हैं वो लिगेंड अक्ष वाले जो कक्षक हैं उनको ज्यादा प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि वो सीधा उसको मिलते हैं। जबकि कुछ कक्षक तो कहाँ है? बीच में है, वहां तो लिगेंड आ नहीं रहा, लिगेंड तो अक्ष पर आ रहा है, तो अक्ष वाले कक्षकों को ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। किसके कंपैरिजन में? बीच वाली जो जिनकी लोब बीच में आ रही है उनके कंपैरिजन में। इसलिए ये दो प्रकार की ऊर्जाएं इनमें बन जाती है। तो जरा वापस से देखें हम यहाँ पर कि ये dxy, dyz, dxz, इनकी लोब तो x की एक्सिस के बीच में, अक्ष के बीच में, और इनकी लोब अक्ष के ऊपर है। इनको ज्यादा प्रतिकर्षित किया जा रहा है और इनको कम प्रतिकर्षित किया जा रहा है। ये समझना जरा। जब कभी भी, वापस सुने, जब कभी भी अष्टफल की ये ज्यामिति बनती है, लिगेंड अक्ष के ऊपर आता है और जो उसको अक्ष पर कक्षक मिलेगा उसको ज्यादा प्रतिकर्षित कर देगा। तो अक्ष के ऊपर कौन से कक्षक होते हैं? ये वाले, इनको एक्सियल डी ऑर्बिटल भी कहा जाता है, अक्षीय डी कक्षक। इनकी लोब अक्ष के ऊपर होती है और इनको ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे तो इनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, इनको कम प्रतिकर्षित किया जाएगा तो इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म यूज की जाती है इनके लिए, dxy, dyz, dxz के लिए T2g ऑर्बिटल्स, और इनको बोला जाता है EG ऑर्बिटल्स, dx² y² और dz² को। यानी कि यहां पर ये कुछ टर्म है स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म, जो सीधा याद रखें, T2g कक्षक और EG कक्षक, ये दो प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं। T2g होते हैं नॉन एक्सियल, यानी कि निरक्षीय कक्षक, यानी कि जिनकी लोब अक्ष के बीच में है, अक्ष के ऊपर नहीं है, ये है T2g। और जिनकी लोब अक्ष पर है उनको बोला जा रहा है EG। इन दोनों को अलग अलग प्रतिकर्षित किया जाता है तो ये दो भागों में टूट जाते हैं, दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो जरा, दो कक्षक EG कक्षक के रूप में प्रदर्शित हैं, जबकि तीन कक्षक dxy, dyz और dxz है, इनको क्या कहा जाता है? T2g। तो ये तो T2g हो गए और ये हो गए EG कक्षक। जब 6 लिगेंड केंद्रीय धातु के अक्ष के अनुदिश आते हैं, क्योंकि जब ऑक्टाहेड्रल बनेगा तो अक्ष पर लिगेंड आएगा, तभी ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति आप बना सकते हैं। तो जब वो लिगेंड आ रहे हैं 6 अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं, तो वहां पर उनको EG कक्षक और T2g कक्षक दोनों ही मिलेंगे, लेकिन
Eg तो होगा अक्ष के ऊपर और T2G होगा अक्ष के बीच में, तो Eg कक्षक T2G कक्षक की तुलना में बहुत अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। तो अधिक प्रतिकर्षण किस पर लग रहा है? Eg कक्षकों पर। अन्य शब्दों में कहा जाए कि Eg कक्षक की ऊर्जा T2G कक्षक की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि Eg कक्षक ऊपर चले जाते हैं, T2G, या यूं बोल दूं मैं कि जैसे आपने VBT पढ़ते समय या यूं बोल दें कि जब तक लिगेंड नहीं आया तो पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा स्तर पर है। अब लिगेंड आ रहा है तो इनको प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि इनमें पहले से इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इनको प्रतिकर्षित करने लगा लिगेंड। लेकिन जब इनको प्रतिकर्षित किया तो सभी को एक जैसा प्रतिकर्षित नहीं किया, उसने 3 को तो अलग रूप से प्रतिकर्षित किया, अलग प्रतिकर्षण से, और 2 को अलग से किया, तो इनकी ऊर्जाओं में अंतर हो गया, ये 2 भागों में टूट गया और इसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो जरा, इस प्रकार अष्टफल के संकुल में डी के जो 5 कक्षक हैं वो 2 समूह में विपाटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक समूह तो बनता है उच्च ऊर्जा वाला, जिसमें उच्च ऊर्जा किसकी रहेगी? जिनकी लोब अक्ष पर है, यानी कि अक्षीय कक्षक, यानी कि dx² y² और dz², इन 2 की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और 3 की ऊर्जा कम हो जाती है, 3 कक्षक की ऊर्जा कम हो जाती है। तो जरा यहां समझें आप इसको, देखो जरा, ये डी के 5 कक्षक इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड, यानी कि जब लिगेंड नहीं आया, धातु आयन मुक्त अवस्था में है, धातु आयन फ्री है, कोई लिगेंड नहीं है, तो पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा स्तर पर हैं। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और बाद में पेयरिंग कराते हैं, यानी कि अभी समान ऊर्जा स्तर पर है जब लिगेंड नहीं है। अब लिगेंड आया तो उसने सबको प्रतिकर्षित किया, प्रतिकर्षण सबको लगना है, लेकिन सबको एक जैसा नहीं लगा, तो ये एवरेज एनर्जी हमने ली है, जबकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, 3 कक्षक की ऊर्जा कम होती है और 2 की ज्यादा। ये कौन से कक्षक है? Eg। ये कौन से कक्षक हैं? T2G। 2 भागों में डिवाइड हो गया, इसी को आप स्प्लिटिंग बोलते हैं। और इन दोनों कक्षकों में T2G और Eg के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, जो एनर्जी का गैप है, उस गैप को बोला जाता है डेल O। ये डेल्टा ओ लिखा गया है। डेल्टा ओ का मतलब है अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, डेल्टा ओ। T2G और Eg के बीच का गैप, इन दोनों के गैप का जो एक एवरेज सेंटर है, उस एवरेज सेंटर को बोला गया है बेरी सेंटर। और बेरी सेंटर से हम अगर तुलना करें तो नीचे की तरफ डेल ओ का जो पार्ट है वो 0.4 पार्ट है और ऊपर वाला 0.6 पार्ट है। यहां से नीचे आ रहा है, मतलब एनर्जी को कम होने को बता रहा है, ये माइनस साइन लगा हुआ है और यहां पर प्लस है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये -0.4 डेल ओ और ऊपर वाला भाग 0.6 डेल ओ है। इस तरह से ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है जब लिगेंड, ये ध्यान रखना, ये लिगेंड की उपस्थिति में, जब लिगेंड है तब ऐसा होगा, और जब लिगेंड नहीं है तो वो समान ऊर्जा स्तर पर होते हैं, जब लिगेंड की उपस्थिति नहीं है। लिगेंड है तो इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं ये डी कक्षक। देखो जरा, अब ये तो थ्योरेटिकल बात हुई कि क्या थ्योरी थी CFT, जरा एक बार फिर से समझे कि हमने क्या अभी तक बोला है। वापस से आते हैं हम पीछे। देखो, हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में 2 पॉइंट हैं, 2 में से भी सेकंड नंबर का पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको क्या मान लिया गया, एक पॉजिटिव पॉइंट मान लिया, एक पॉजिटिव पॉइंट मान करते हुए उसको धनावेशित एक बिंदु माना, और उसके साथ जो लिगेंड है उनको या तो ऋणायन या फिर बिंदु आवेश माना है। लिगेंड और धातु आयन के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको आयोनिक अट्रैक्शन बोला गया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि लिगेंड जब आता है तो वो जो 5 डी कक्षक हैं उनकी ऊर्जाएं एक जैसी नहीं रहती। वो क्या करते हैं लिगेंड, उन पांचों डी कक्षकों को क्या करने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास उनमें पहले से इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड आ रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। लेकिन पांचों डी कक्षक एक जैसे प्रतिकर्षित नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? उसका कारण यह है कि जो 5 डी कक्षक हैं वो एक जैसे नहीं है, उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये देखो जरा, dz² होता है, ऐसा होता है, इस जेड एक्सिस के ऊपर ये ऐसे, ये लोब है। अब मान लीजिए कोई
लिगेंड आ रहा है वो अक्ष के अनुदिश आ रहा है तो इसको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, और जिनकी लोब यहाँ एक्सिस के बीच में आ रही होगी उनको कम प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब जो है अलग अलग तरीके से प्रतिकर्षित किया जाता है। दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, T2G EG। T2G में ये कक्षक आते हैं, इनको निरक्षीय नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहा जाता है क्योंकि इनकी लोब एक्सिस के ऊपर ना हो करके एक्सिस के बीच में होती है। लेकिन ये जो दो कक्षक हैं इनको अक्षीय कक्षक या EG ऑर्बिटल कहा जाता है। इनकी जो लोब है वो अक्ष के ऊपर होती है, ये अक्ष के ऊपर, इसलिए इनको अक्षीय कक्षक कहा जाता है। और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, अष्टफलकीय संकुल बनता है, उसमें लिगेंड जो है वो लॉन पेयर लेके जब आता है तो वो अक्ष के अनुदिश आता है तो अक्ष वाले कक्षकों को ज्यादा प्रतिकर्षित करता है, किसके बजाय जिसकी लोब बीच में आ रही। इनको यहां से देखो जरा, लिगेंड एक यहां पर है एक यहां पर है, तो अक्ष पर जो कक्षक आएंगे उनको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा और इस बीच वाले को कम प्रतिकर्षित करेगा। अलग अलग रिपल्शन, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, दो भागों में विभाजित हो गए, इसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये हमने T2G EG कक्षों के बारे में देखा। इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है। ये बैरी सेंटर नीचे -0.4 ऊपर +0.6 डेल ओ का मतलब क्या है, दोनों T2G और EG के बीच का गैप है और इसी गैप को बोला जाता है अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल ओ है। T2G EG के बीच का जो गैप है वो है। चलिए अब यहां तक अभी हमने देखा। अब हम आते हैं यहां पर कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, जो n-1d में जो इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, जैसे इससे पहले आपने किया, अभी एक एग्जांपल लिखा था मैंने, Fe+2 का 6 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 5 और d ऑर्बिटल ऐसे बनाए एक ही उस पर ऊर्जा स्तर पर और फिर इनको भर दिया। अब हमको ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, देखो जरा, डी कक्षकों में n-1 जो डी कक्षक है उनमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भरेंगे, इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो वो दो ऊर्जाओं पर निर्भर करेगा। कौन कौन सी दो ऊर्जा, एक तो है डेल ओ क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा स्प्लिटिंग एनर्जी, और दूसरा है P यानी कि युग्मन ऊर्जा यानी कि पेयरिंग एनर्जी। मीनिंग ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लिखते हैं डी कक्षकों में, तो वो दो ऊर्जाओं पर निर्भर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। दो ऊर्जाएं कौन कौन सी, एक तो डेल ओ और एक युग्मन ऊर्जा यानी कि पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ देखो जरा, दो तरह की कंडीशंस हैं यहाँ पर। SFL स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया आपके पास तो डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। मीनिंग इसका ये है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, वो T2G और EG के बीच में गैप ज़्यादा रखता है, और जो वीक लिगेंड होता है वो T2G और EG के बीच का गैप कम रहता है। ये मीनिंग है सिंपल सा, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब गैप ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, तो डेल ओ की वैल्यू कम रहेगी, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। ये मीनिंग है, वापस समझें, लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो T2G और EG के बीच में ऊर्जा का जो अंतर है वो ज़्यादा है, और अगर वीक लिगेंड है तो T2G और EG के बीच में ऊर्जा का अंतर कम है। ये सिंपल सी बात है। इसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है जरा यहाँ समझें। जैसे जब आप VBT से क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा चाहे आपने VBT से किया हो चाहे CFT से किया हो, कोई अंतर नहीं है उसमें, लेकिन इसका पोस्टुलेट कुछ अलग है, इसकी कुछ अवधारणाएं अलग है, इसने कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। हम क्या पढ़ रहे हैं कि संकुल यौगिकों में बंधों का निर्माण कैसे होता है, इसको समझाने के लिए जो 3 थ्योरी हमारे पास थी वो पढ़ रहे हैं हम। पहली थ्योरी पढ़ी वर्नर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर दूसरा पढ़ा हमने VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें काफ़ी कुछ हमको देखने को मिला, लेकिन उसकी कुछ कमियां थी, वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो चाहे VBT से क्वेश्चन करें चाहे CFT से क्वेश्चन करें, आंसर तो सेम ही आना है, थोड़ा ध्यान रखें। अब यहाँ आ जाए हम CFT पर। CFT में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको कंपाउंड दिया और आपको कंपाउंड दिया और आपको उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, जैसे 3D में जितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन वो फिल करना है। फिर आप क्या देखते हैं, लिगेंड को देखते हैं, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं। तो जरा हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखो जरा किस तरह से मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बना रखे हैं, आप देख रहे होंगे। पहला लिखा है SFL की उपस्थिति में, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में ये डेल ओ के जो गैप है ये थोड़ा ज़्यादा है, और वीक लिगेंड है तो ये गैप कम है। ये ध्यान रखना कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा
तो डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। और अगर वीक लिगेंड है तो डेल ओ की वैल्यू कम होती है किससे? पेयरिंग यानी कि युग्मन ऊर्जा से। अब आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना, देखो जरा कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा 1, हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो वही रूल यूज़ करते हैं कि जिन कक्षकों की ऊर्जाएं समान हैं उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, फिर बाद में युग्मन होता है। तो ये देखो जरा, ये मैंने इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखा है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, अब चौथा इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए आपके पास दो कंडीशन, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ फिल कर दें या फिर यहाँ फिल कर दें। ऊपर भी तो खाली है, या तो यहाँ फिल हो जाएगा या यहाँ पर फिल हो जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें, चौथा इलेक्ट्रॉन जाने के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है और कौन सा काम होने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर आएगा कि ऊपर जाएगा, ये बताएगा हमको। जिसमें कम ऊर्जा लग रही होगी वो काम हो जाएगा। बताओ जरा, ये है, अगर चौथे इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ फिल करता हूँ तो मुझे डेल ओ के बराबर, इतना गैप जो है उसके बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। और अगर उसको मैं यहाँ फिल करता हूँ तो पेयरिंग कराने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो चाहिए होगी, वो रिक्वायरमेंट होगी। मतलब एक तो चाहिए आपको युग्मन ऊर्जा और एक चाहिए आपको डेल ओ, जिसमें कम लग रही होगी वो काम हो जाएगा। तो बताया जरा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में कौन सी ऊर्जा कम होती है? युग्मन। इसलिए युग्मन कराना ज़्यादा सही है। इसलिए फोर्थ नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है, देखो जरा, फोर्थ नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएगा, ये फोर्थ हो गया, ये जो फिफ्थ यहाँ पर आएगा, फिर 6 यहाँ आएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर ये 10। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। वापस सुनना जरा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैसे बात कर रहा हूँ? जब गैप ज़्यादा है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर युग्मन हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर 7वां, 8वां इलेक्ट्रॉन, फिर 9वां और फिर 10वां इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब वीक लिगेंड है तो जरा देखो किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करना है। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तक, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है विन्यास पर। T2G में वही 3 इलेक्ट्रॉन, T2G में यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 जब तक हैं। अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है। फोर्थ नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए फिर आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दें या चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाएं। यानी कि अगर आप यहाँ भरते हैं तो युग्मन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यहाँ भरते हैं तो डेल ओ के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जिसमें ऊर्जा कम लग रही होगी वहां पर हम फिल कर देंगे। तो बताओ जरा कहाँ पर कम देनी पड़ेगी? डेल ओ। इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन और ये फिफ्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन, फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 7वां यहाँ, फिर 8वां इलेक्ट्रॉन, फिर 9 और फिर 10 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड या फिर आपके पास वीक लिगेंड होते हैं। तो ये हमने यहाँ इस तरह से फिल कर किया। जरा वापस से समझ ले क्या लिखा हमने। देखो जरा, इसको मैं हटाता हूँ और आप इसको वापस से समझें। वापस हम फिल करते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक लिगेंड होगा तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। जब आपको n-1d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना होता है, जब आप VBT पढ़ रहे थे तो आप डायरेक्ट भर देते थे, 5 कक्षक बनाए एक ही लाइन में और उसके बाद उनमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। यहाँ पर भी 5 कक्षक यहाँ भी बनाए, VBT पढ़ रहे तब भी 5 कक्षक बना के इलेक्ट्रॉन भरा था, लेकिन 5 कक्षक एक ऊर्जा स्तर पर, समान ऊर्जा स्तर पर बनाए थे। CFT में भी कक्षक तो 5 ही है, लेकिन 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया, T2G और EG। जरा वापस समझना, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, और वीक लिगेंड है तो भी पहला यहाँ। एक साथ ही इसको आप कंपेयर करते हुए, यानी कि D1 कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड वीक हो, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आना है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक हो, दूसरा यहीं आएगा। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब D3 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, क्योंकि जिन कक्षों की ऊर्जाएं समान होती हैं उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, बाद में पेयरिंग, यही रूल होता है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन है, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए। यहाँ भरेंगे तो युग्मन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहाँ भरेंगे तो डेल ओ के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जिसमें ऊर्जा कम लगेगी वो काम हो जाएगा। और ऊर्जा किस में कम लगेगी? युग्मन कराने में, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, युग्मन ऊर्जा की वैल्यू कम है। तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं जरा, पहला यहाँ आ गया, दूसरा या तीसरा यहाँ आ गया। अब चौथा फिल करना है, चौथा फिल करने के लिए या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो बताओ जरा किस में ऊर्जा कम देनी पड़ेगी? ऊपर ले जाने में। तो ऊपर ले जाने में कम ऊर्जा है तो चौथा यहाँ पर है। जरा डिफरेंस देख लें कि किस तरह से। अब
अब वापस हम आते हैं वीबीटी पर। वीबीटी ने क्या कह दिया था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो युग्मन होगा, वीक लिगेंड है तो युग्मन नहीं होगा, सीधा सीधा बोल दिया था, कोई कारण नहीं। वो कारण यहां पर है, क्यों ऐसा किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो ऐसा क्या हो गया कि युग्मन कराना पड़ गया। ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते ये गैप ज्यादा हो गया था, इसलिए आपको युग्मन कराना पड़ रहा था। और 1 2 3 तक युग्मन कराने की जरूरत नहीं है। याद करो जरा वो क्रोमियम वाला जो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था क्रोमियम +3 का, जिसमें मैंने कहा था अननेसेसरी पेयरिंग नहीं करानी है, अनावश्यक पेयरिंग नहीं करानी है, अनावश्यक युग्मन नहीं कराना है। अनावश्यक युग्मन क्या नहीं कराना, युग्मन होता ही नहीं है 3 तक, तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, क्या युग्मन होगा, युग्मन तो चौथे से स्टार्ट होता है। चलिए तो हम वापस यहाँ आते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन। अब 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तो नीचे ही आएगा, ये 6ठा इलेक्ट्रॉन। यहाँ चलते हैं 1 2 3, 4th यहाँ आ गया, 5th नंबर का इसके पास आएगा। अब 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होगा, सब में एक एक आ गया तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा, 8 यहाँ हो जाएगा, 9 यहाँ पर और 10 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से यहाँ आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। T2G में आ गए सारे इलेक्ट्रॉन 6 तक। अब T2G में 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, तो 7वां तो यहीं आएगा, 8वां यहाँ आएगा, 9 नंबर का यहाँ होगा और 10 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड हमको दिए जाते हैं। तो चलिए अब उसमें से हमने एक एग्जांपल निकाला है D3 विन्यास वाला। D3 विन्यास है आपके पास, अभी कोई कॉम्प्लेक्स दिया आपको जिसमें D3 आ गया। अभी एग्जांपल लेंगे कॉम्प्लेक्स के, उससे पहले हम थोड़ा सा समझ रहे हैं कि जब D3 आ जाए तो आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन जो दिया है उसका विन्यास D3 बन रहा है, 3D3, और उसमें हमने 2 केस ले लिए, एक बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक बार वीक लिगेंड, और आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये बना दिया 5D कक्षक, इधर भी बना देता हूं 5D कक्षक, ये T2G और ये EG, ये EG कक्षक, ये T2G कक्षक। यहाँ भी बना दिया ये T2G कक्षक और ये EG कक्षक। और आप देख रहे होंगे जो डायग्राम मैंने बनाया है कि जो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, वीक लिगेंड है तो ये गैप कम है। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, पहला यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, ऐसे ही भरेंगे। चलिए यहाँ आते हैं वीक लिगेंड में, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, यानी कि D3 विन्यास से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये विन्यास हमने लिख दिया। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब दूसरी बात समझना, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे डी में ऐसे स्प्लिटिंग करा के, जब भी आपको ये ऊपर वाले 2 कक्षक खाली मिलेंगे, ऊपर वाले 2, संकरण होगा D2sp3, क्योंकि आपको ये 2D खाली मिले तो D2sp3 संकरण हो गया, और अगर ये 2D खाली ना मिले तो फिर sp3D2 संकरण होगा। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फिट सिद्धांत, ये समन्वय संख्या 6 के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है इसका। समन्वय संख्या 6 का मतलब कौन कौन सा संकरण हो सकता है, या तो sp3D2 हो सकता है या फिर D2sp3 हो सकता है, यही पढ़ा हमने। इन दोनों में से कोई एक, तो ध्यान रखें जब भी आपको ये EG कक्षक खाली मिलेंगे पूरे वैकेंट, संकरण कौन सा होगा, D2sp3। जरा यहाँ देखना, पहला यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 1 2 3, ये 2 खाली ऊपर वाले, जैसे ही ये खाली मिले आप सीधा संकरण बोल दें D2sp3, खाली ना मिले तो sp3D2। चलिए नेक्स्ट विन्यास देखो जरा, D4। एक एग्जांपल लिया, D4 है और वही 2 कैटेगरी मैंने बनाई है, SFL और एक लिया WFL। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है, और आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने और संकरण बताना है। पहले आपने T2G कक्षक बनाए, T2G 3 कक्षक। T2G में कौन कौन से कक्षक होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, ध्यान रखें इसका। T2G कक्षक बना दिए, फिर आपने बना दिया EG कक्षक, ये बना दिया EG, यहाँ पर थोड़ा गैप कम रखा है क्योंकि वीक लिगेंड है, ये बना दिया आपने EG कक्षक। EG में 2 कक्षक होते हैं, EG में कितने कक्षक होते हैं, 2 कक्षक होते हैं। कौन कौन से 2 कक्षक होते हैं, ये dx2y2 एंड dz2, ध्यान रखें इसका। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, कोई केंद्रीय धातु परमाणु जो भी आपको एग्जाम्पल दिया है कॉम्प्लेक्स का, उसमें उसका D4 विन्यास बन गया, 3D4 बन गया। ये 3D के 5 कक्षक बना दिए, 2 केस लिए हैं,
एक प्रबल लिगेंड और एक दुर्बल लिगेंड वाला। अब प्रबल लिगेंड के केस में मुझे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। देखो जरा 4 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, ध्यान रखें, तीसरा यहाँ आएगा। जब तक ये एक एक बढ़ जाएगा तब युग्मन ये वो सोचना है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये गैप ज़्यादा है, गैप ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएगा। चौथा यहाँ हो गया। अब यहाँ आते हैं, पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इसके पास वाले कक्षक में, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये गैप कम होने की वजह से ऊपर चला जाएगा। ये आपने बना दिया। अब यहाँ आना जरा, क्या आपको ऊपर वाले 2 डी खाली मिले? जैसे ये ईजी खाली मिलेंगे, संकरण क्या बोल देंगे? D2sp3। क्या उसमें भी दोनों खाली ऊपर वाले? ये दोनों खाली मिलनी चाहिए, क्योंकि लिगेंड को पूरे वैकेंट चाहिए लोन पेयर देने के लिए, और यहाँ पर खाली नहीं मिला। और जैसे आपको यहाँ पर खाली नहीं मिला, आप बोल देंगे इस केस में sp3d2 संकरण। सिंपल है संकरण निकालना। 5 कक्षक बनाए, 3 नीचे 2 ऊपर बनाए, इलेक्ट्रॉन भरा, ऊपर वाले 2 खाली पूरी तरह से, तो D2sp3, ऊपर वाले खाली नहीं है तो sp3d2। बहुत ही आसानी से CFT से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर तो वही आएगा जैसे VBT से किया, वैसे ही सेम इससे आ जाएगा, लेकिन जल्दी आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। 3 नीचे बनाए, 2 ऊपर बनाए कक्षक, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। तो ये D4 विन्यास के लिए एग्जाम्पल था। एक और सेम उदाहरण देखो जरा D6 के लिए। अब मैं यहां लेता हूं, D6 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पहले तो आप खुद बनाए जरा इसको कि किस तरह से बनाएगा। D6 है और 2 केस ले, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, और जरा संकरण निकालने की कोशिश करें। एक लेता हूं मैं WFL। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद खुद बना सकते हैं, और उसके बाद फिर इसको चेक करें आप, जो मैं बना रहा हूं यहां से। ये मैंने बना दिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए T2G कक्षक, ये बना दिए T2G कक्षक, ये बना दिए मैंने EG कक्षक। T2G में 3 कक्षक होते हैं, EG में 2 कक्षक होते हैं। EG वाले कक्षकों को ज्यादा प्रतिकर्षित किया जाता है, ज्यादा प्रतिकर्षण की वजह से ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है, सब पढ़ चुके हैं। चलिए अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो पहला इधर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ। चलिए यहाँ आते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, और वीक लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर, 5वां इलेक्ट्रॉन भी ऊपर, अब 6ठा इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना नीचे यहाँ पर आएगा, ये 6ठा इलेक्ट्रॉन, ये आपने फिल कर दिया। जैसे ही आपने फिल कर दिया, आप संकरण निकालना है, ऊपर वाले 2 डी खाली तो D2sp3। कितना सिंपल है, बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर वाले डी खाली नहीं है तो sp3d2 हो गया। अब अनुचुम की प्रकृति भी यहीं से बतानी है। देखो जरा कैसे, क्या इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखो, कहीं कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? ये युग्म है, ये युग्म है, युग्म है, यहाँ कोई तो, यहाँ तो खाली है, तो युग्मित है सारे के सारे तो डायमैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय। चलिए यहाँ देखो जरा, ये 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। तो ये हो गया अनुचुंबकीय, ये हो गया प्रतिचुंबकीय। तो चुंबकीय प्रकृति भी हम यहीं से बता देंगे। जरा इससे पहले वाले एग्जाम्पल को देखना, D4 को। D4 के अंदर यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। यहाँ देखना जरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक नेचर यानी कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति भी हम यहीं दर्शा सकते हैं। कल भी मैंने एक लाइन बोली थी, जरा वापस यहाँ सुनना उस बात को। मैंने ये कहा था कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं कि अगर प्रबल लिगेंड आएगा तो युग्मन होगा और वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि वो युग्मन करा देता है, और अगर वीक लिगेंड है तो युग्मन नहीं होता है तो वो अनुचुंबकीय हो जाता है। ये अपनी मर्जी से बना लिया, ये बिल्कुल लाइन गलत है। आप यहाँ बनाइए, देखो जरा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D4 विन्यास है, कहाँ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं अभी भी, इसका मतलब युग्मन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने बच रहे हैं, ये आपको बना करके देखने हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो सारे युग्मित हो जाएंगे। सारे युग्मित होना कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखें इसका। ये D6 विन्यास तक हो गया। चलिए हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए, अब मैंने पूरे ही ले लिया D1 से लेकर D10 तक। एक ऐसा मेटल आयन लिया है जिसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है, एक का D2, एक का D3, सेम वही, और इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किया है। Pe युग्मन ऊर्जा, del O
अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी है। और आप जानते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा होती है और वीक लिगेंड होता है तो युग्मन ऊर्जा की वैल्यू ज़्यादा होती है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए, वहाँ पर हमने बॉक्स बना के इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, यहाँ डायरेक्ट T2G और EG में इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं। देखो जरा D1 विन्यास है, समझ लो जरा इसको। तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और EG में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, क्योंकि EG में तो अभी बाद में जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अच्छा वीक लिगेंड है तो भी T2G में एक ही रहेगा और EG खाली रहेगा। D1 से लेकर D3 तक जरा देखना आप कि पहला इलेक्ट्रॉन T2G में आया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो T2G में आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो T2G में आ जाएंगे, यानी कि नीचे वाले तीनों और कक्षकों में। ऊपर तो जब जाएगा जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, आप पता है आपको। तो ये सेम विन्यास बनता है D1, D2, D3 में। अब D4 के अंदर आप देख रहे हैं कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और T2G के अंदर यहाँ पर 3 और 1 ऊपर है, ठीक है ना। ये देखो जरा D4 इससे पहले फिल किया हमने, D4 का हमने विन्यास लिखा ये। तो D4 में चारों इलेक्ट्रॉन तो T2G में आ गए, 1 2 3 और चौथा यहाँ पर 1 2 3 चौथा ऊपर, यानी कि यहाँ अगर विन्यास लिखूँ इसका तो मैं ये लिख सकता हूँ T2G में 4 और EG में 0 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। और वीक लिगेंड है तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं। D6 है, D6 में अगर आपको लिखना हो विन्यास तो देखो जरा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में T2G में कितने आ रहे हैं 6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, आप ऐसे लिख सकते हैं। वीक लिगेंड है तो देखो जरा T2G में बताना जरा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप बोलो ना 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ कितने हुए 4 और यहाँ 2, तो यहाँ 4 है और EG में 2 है। इस तरह से आप ये विन्यास लिख सकते हैं। ये विन्यास याद नहीं करना है, ध्यान रखना, ये टेबल रटने के लिए नहीं है। ये सिर्फ मैंने क्या करा, D1 से D10 तक लिख दिया सीधा सीधा आपको, कि यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर ये इस तरह से विन्यास बनता है। आपके सामने तो जो एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप करेंगे, मतलब आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया है, कौन सा विन्यास वाला आपको उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार आप लिख देंगे। ये याद करने के लिए नहीं है, ये आप भर करके देखें और यहाँ से चेक करें। और उसके बाद जहाँ जहाँ भी आपको EG 0 नजर आ रहा है, ध्यान रखना क्या EG 0, जहाँ कहीं भी EG 0 आ रहा है, EG में अगर 0 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसका मतलब D2sp3 संकरण, बस ये ध्यान रखें क्या है वो D2sp3। और जहाँ EG 0 नहीं है, EG में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 4 इधर 3 3 2, जहाँ कहीं भी आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये जहाँ कहीं भी EG में इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा sp3d2। ये बस इतना ध्यान रखें। ऊपर वाले 2 D खाली हैं तो D2sp3, ऊपर वाले मतलब EG जहाँ कहीं भी खाली है कौन सा संकरण होगा D2sp3, और जहाँ EG खाली नहीं है वहाँ पर sp3d2 संकरण हो जाएगा। ये तो संकरण निकालने वाली बात हुई। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, D7 वाली स्टार मार्क कर लें। D7 में जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, D7 में जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये जो आप एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं EG वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होता, ये आगे वाले वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट होता है 4D में जाकर के। याद आ रहा है एक स्पेशल केस, ये वही केस है, तो इसका ध्यान रखें। D7 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D7 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या बोला मैंने D7 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सिर्फ स्ट्रॉन्ग के केस में वो जो EG का एक इलेक्ट्रॉन है वो आगे वाले रिक्त कक्षक में चला जाता है, जैसा हमने VBT के स्पेशल केस में देखा था। उसका ध्यान रखें वहां पर